सबसे पहले इनपुट आउटपुट क्या होता है। आज की हमारी जो पीपीटी है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती है हम वो पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड इफ एल्स प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्टकट होता है कोई भी कोड को लिखने का, ठीक है। और ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम रेफरेंस वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, हम ये सब भी पढ़ेंगे। और बिटवाइज ऑपरेटर्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वंस एंड टूज और टाइप कास्टिंग, ठीक है। आज हमारा इतना होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट मशीन या फिर जो कंपाइलर होता है, ये ऐसे चालू होगा। अभी आप जो मैं बोल रही हूँ वो देखें, और डाउट मैं हर 10 मिनट से पूछूंगी तभी आप पूछना, ठीक है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट क्या होता है देखो। तो मशीन जो होती है, जो कंपाइलर होता है, उसको हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, मतलब उसको ना इंग्लिश समझ आती है ना हिंदी समझ आती है, उसको सिर्फ बाइनरी की लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो जब उसको हम कोई फंक्शन परफॉर्म करने को देते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करने को देते हैं, तो हम पहले उसको कोई इनपुट देंगे, ठीक है। तो कंपाइलर में जाने से पहले वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर वो कंपाइलर में जाएगा, फिर वो अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा जो उसको अपन ने करने को बोला है। उसके बाद वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, लेकिन वो किस में होगा, बाइनरी में होगा, ठीक है। तो वो उसको हमारी लैंग्वेज में यानी कि कोड की लैंग्वेज में या जो हमने स्पेसिफाई किया है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और हमको देगा आउटपुट जो हमको चाहिए, ठीक है। तो नोट्स तुमको बनाना है तो बना सकते हो, साथ साथ में मेरे पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाती जाऊंगी, ठीक है। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट लेने का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं CIN, और हमारे जो एरो होते हैं वो इस तरफ होते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई डेटा टाइप डिफाइन किया और मैंने एक वेरिएबल को नाम दिया और उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं अपने कंपाइलर को बोलूंगी कि मुझे एक ही वैल्यू वेरिएबल रखनी है, तो तुम मुझे एक ही वैल्यू मुझसे पूछो। तो मैं क्या बोलूंगी, CIN, मतलब वो मुझसे एक ही वैल्यू लेगा। और फिर मैंने ये लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगी जैसे मैंने एक और इंटीजर को डिफाइन किया B, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 5, ठीक है। तो अब मैं अगर सम करूंगी, इन सम A प्लस B, तो अगर मैं आपको सी आउट करवाऊं, सी आउट होता है आउटपुट, मतलब आपको क्या आउटपुट चाहिए अपनी कंपाइलर से, जो आप कोड लिख रहे हो आपको उससे क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो सी आउट के जो एरो होते हैं वो इस तरफ होते हैं। तो अगर मैं सम को सी आउट करूं तो मैं ऐसे लिखना चाहूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन मतलब कि हम कोड को खुद से एक बार पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स जो होते हैं वो मशीन खुद से लेती है। तो मैंने पहले इंटीजर A को डिफाइन किया, तो एक मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी में जाके ये A स्टोर हो गया और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो और मैंने एक B डिफाइन किया और B की वैल्यू 5 जाके मेमोरी में स्टोर हो गई। तो उसके पास A दिया तो ये क्या लेगा, इनपुट A लेगा। तो मेरे पे कंसोल पे आएगा क्या, इनपुट लो, ठीक है। तो मैंने इनपुट, मान लो मैंने इनपुट दिया 6, तो यहाँ पे जाके ये 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये सम कैलकुलेट करेगा। सम कैसे कैलकुलेट करेगा, A+5, मैंने A क्या दिया है 6, सम क्या आ जाएगा 11। तो अगर मैं सम को यहाँ पे स्टोर करती हूँ, सम की वैल्यू 11 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं सी आउट करूंगी, सी आउट मतलब प्रिंट कराना या आपको जो आउटपुट चाहिए, तो ये सी आउट करके प्रिंट करके क्या आ जाएगा 11, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, समझ गए, ठीक है। और मैं एक और एग्जांपल रन कर देती हूँ, सिर्फ एक डेटा टाइप से नहीं, हम बाकी डेटा टाइप से भी ट्राई करेंगे। जैसे मैंने डेटा टाइप लिया
स्ट्रिंग लिया मान लो, ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग ली नेम, ठीक है, अब जाओ अभी, स्ट्रिंग नेम मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है, म्यूट कर लो सब अपने आप को, अभी थोड़ी देर में मैं डाउट पूछूंगी, ठीक है। और फिर मैंने उससे बोला कि आप इनपुट लो, सॉरी, कि आप इनपुट लो नेम मुझसे, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप सीधे इनपुट ले लो एक ही वैल्यू, तो उसको क्या पता ए क्या है, मान लो मैंने 5 दे दिया, मान लो मैंने मेरा नाम दे दिया, तो उसको नहीं पता ना 5 क्या है, तो हमको डेटा टाइप को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो इनपुट नहीं लेगा, वो उसको अननोन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा, तो हमको डेटा टाइप पहले उसको डिफाइन करना होगा, फिर हम उसका इनपुट लेंगे, उसके बाद अगर मैं सी आउट करती हूँ नेम, मान लो मैंने इनपुट इसको दिया मेरा नाम, फिर प्रिंट करके मेरा नाम मुझे दे देगा, इसका डेटा टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, ठीक है। ये हो गया इनपुट आउटपुट लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका छूट गया था दैट इज साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर क्या होते हैं मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब आपको रेंज के बारे में पता होगा। कोई भी डेटा टाइप अगर होता है उसकी एक रेंज होती है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, जो वो मेमोरी में उतना ही साइज जो है स्टोर कर पाता है, जैसे इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर का साइज होता है, आज ईशान से निकाल मैं, Nana, please remove Archie Jen. ओके। हाँ, तो साइज होता है एक, हर डेटा टाइप का एक पर्टिकुलर साइज होता है, जैसे इंट का साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक है, अब तुमको पता होगा एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे इंट का साइज 4 बाइट्स होता है, मतलब वो मेमोरी में इंट का जितना भी स्पेस है वो सिर्फ 4 बाइट्स का है, ठीक है, वो सिर्फ 4 बाइट्स का होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक रेंज होगी कि उतनी ही इंटीजर की वैल्यूज वो उसमें स्टोर कर पाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें बता दूं, हर डेटा टाइप का साइज अलग होता है, ठीक है, हाँ सर मैं रिमूव कर दूंगी, हर डेटा टाइप का एक साइज होता है, तो हर डेटा टाइप का अलग अलग होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपकी डेटा टाइप का साइज n है तो उसकी रेंज जो होगी ना वो क्या होगी, 2 की पावर 8n से 2 की पावर 8n-1, क्योंकि हम जो लास्ट वाला है उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है, तो लेट आ रहे हैं सब लोग, तो हम सारे डेटा टाइप्स की जो है वो देखेंगे कि उनका साइज क्या होता है। तो सबसे पहले आता है इंटीजर, उसका साइज होता है 4 बाइट्स, यानी वो कहाँ तक है, 2 - 2 टू द पावर 32 टू 2 टू द पावर 32 - 1, सिर्फ यहीं तक उसकी रेंज हो सकती है। साइंड और अनसाइंड में क्या होता है कि जो साइंड इंटीजर होता है इसमें सिर्फ पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर ही हम अलाउ करते हैं, मान लो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, अब नंबर सिस्टम में तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में ये इंफिनिटी नहीं होता, इस केस में ये वाली रेंज होती है यहाँ पे, अगर इससे पहले का मैं कोई नंबर आपको अगर दे रही हूँ और इसके बाद का कोई नंबर दे रही हूँ और अगर मैं आपको वो प्रिंट करवा रही हूँ, जैसे मैंने एक इंटीजर ए दे दिया -1 2 5 8, ये तो ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तो मैं अगर सी आउट करवाऊंगी तो आपको -1 वो रिटर्न करेगा क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं है, ठीक है, और अगर
अनसाइंड बिट को हम लेते हैं, तो इसमें आपकी जो है सारी वैल्यूज होती है, इसमें -1 नहीं रहता, इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी रेंज तो खैर नहीं होती है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, इनका कहीं आपका यूज नहीं आता है, बस ये थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम क्या रिपीट करूं, मैं कितना रिपीट करूं, क्या समझ नहीं आया बताओ। कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, साइंड अनसाइंड इंटीजर पढ़ा रही हूँ, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तो खाली पेज है इसलिए इस पे लिख रही हूँ। तुम लेट आए हो। आउटपुट -1 इसीलिए था क्योंकि इंटीजर, साइंड इंटीजर की एक रेंज होती है, -2^32 से 2^32 तक। ठीक है, कोई बात नहीं, साइन इंटीजर की ये रेंज होती है, तो इससे छोटा अगर मैं आपको कोई नंबर डिफाइन करती हूँ, या इससे बड़ा कोई नंबर डिफाइन करती हूँ, इसके अंदर वो नहीं आता, तो वो उसका रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा, वो सीधे -1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, 4 बाइट का साइज होता है इंटीजर का, तो उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको स्टोर करना है तो आप लॉन्ग में स्टोर करो, तो वो दे देगा आपको आंसर, डबल में स्टोर करो क्योंकि उसका साइज डबल हो जाता है, बट इंट में नहीं करेगा। तो ये सिर्फ साइंड और अनसाइंड इंट की बारी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम डेटा टाइप्स पे हैं, तो सबके रेंज में बता देती हूँ। स्ट्रिंग का होता है 8 बाइट्स, उसका साइज होता है। इंट का होता है 4 बाइट्स। सबसे छोटा होता है आपका बूलियन। बूलियन आपका उसका कोई साइज नहीं है, वो सिर्फ या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, इसमें आप और कुछ दो वो एरर दे देगा। ठीक है, उसका कोई साइज नहीं है। और एक होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर का सिर्फ आई थिंक 1 बाइट होता है साइज, क्योंकि उसमें एक ही बाइट है, एक ही कैरेक्टर शो कर सकते हो आप, तो उसके साइज के ज्यादा होने की और कोई जरूरत नहीं है। और जो लॉन्ग वगैरह होता है उनका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, अभी इन्हीं के आपको याद करने की जरूरत है। और कौन सा टॉपिक रह गया था, एक सेकंड। हाँ, तो ये आपकी लास्ट क्लास से इतना ही था, अब हम आज का स्टार्ट करेंगे। किसी को अभी कोई डाउट है अभी तक में? हाउ कैन वी डिफाइन कि कौन सा डेटा कितने साइज ले रहा है। मैंने बताया ना, मेमोरी में उनके प्री डिफाइंड साइज होती है, आपकी मेमोरी फिक्स्ड होती है, कोई भी आपका कंपाइलर हो या कोई डिवाइस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनमें सबकी आपकी मेमोरी फिक्स्ड होती है। तो हर डेटा टाइप की वैल्यू की जो साइज होती है वो फिक्स रहती है, जिससे आप उससे ज्यादा लगाओ तो आपको एरर आए, जिससे कि आप उसकी रेंज में रहो तो उसी का वो आपको रिजल्ट दे पाए। -1 डेवलपर नहीं लिया है, तो मेरा इसलिए ऐसा ही होता है। नहीं, ये सिर्फ इंटीजर के लिए है, साइंड और अनसाइंड सिर्फ इंटीजर होते हैं। Can we store operators and any variable in user? ऑपरेटर्स को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ऑपरेटर्स का काम सिर्फ ऑपरेशन करना होता है। जेएस, जेएस थोड़ी पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई डाउट है क्या? तो इसके साइन को डिफाइन करते होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफ और एल्स क्या होता है। तो नहीं, रेंज सेम रहती है, आर्किटेक्चर कोई भी हो। ओके, तो इफ एल्स क्या होता है, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि इफ एज मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये करेंगे, अगर ये नहीं होती है तो ये नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है, तुमको उसके साथ ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो तुम बोलते हो अगर मेरे साथ ये दोस्त चलेगा तो हम यहाँ जाएंगे, पर अगर ये दोस्त नहीं आएगा तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे।
ठीक है, हाँ, तो ईदर वन कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, कंडीशंस होती हैं इफ एल्स में, कि मान लो आपका जो एक कोड होता है, अब जैसे बड़े बड़े जो कोड्स लिखे जाते हैं, वो एक दो फंक्शन तो होते नहीं है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो हर चीज पे मान लो मैंने कोई इंट ए डिफाइन किया है 5, तो बहुत चीजों पे वो डिपेंड करता है कि अगर ये ऑपरेशन होगा तो मैं इसके बाद दूसरा ऑपरेशन इस पे करूंगी। ठीक है, अब मैं हर चीज के लिए अलग अलग कोड तो लिखूंगी नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि इसका जो आउटपुट आया है उस हिसाब से मैं इसका दूसरा फंक्शन इस पे इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, जैसे एक कंडीशन होती है, जैसे गवर्नमेंट की कंडीशन होती है, अगर तुम 18 साल के हो तो तुम तभी वोट दे पाओगे, अगर 18 के नहीं हो तो तुम वोट नहीं दे पाओगे, सिंपल। तो मान लो मैंने एक कंडीशन, तो इसका ही सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स देखो, इसमें थ्योरी भी लिखी हुई है। तो ये है कि यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें क्या होता है, ये सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स देख लेना। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगी, जैसे मान लो मैंने एक इंट डिफाइन किया, एज इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, एज इफ एज इज लेस देन 18, और मैंने एल्स में कंडीशन लगाई, हाँ एक सेकंड मैं ये बता देती हूँ। अगर इफ में कंडीशन लगती है आपके पास, सिर्फ अगर एक ही कंडीशन है कि मेरे को सिर्फ एक ही बार चेक करना है, तो यहाँ पे एल्स इफ का यूज नहीं होता, यहाँ पे इसका यूज नहीं होता। अगर एक ही कंडीशन है, तो अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो इसमें हमको दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे कि इंट, मान लो डे है अपना मंडे। ठीक है, मान लो मेरी मंडे को छुट्टी होती है, मेरी होती है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ डे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ डे इक्वल्स टू मंडे किया तो उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे कंपेयर करना है, मुझे वैल्यू असाइन नहीं करनी, मुझे कंपेयर करना है, तो मैं डबल इक्वल्स टू लगाऊंगी। ठीक, ये मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि इफ डे इज डबल इक्वल्स टू ट्यूसडे, तो मैं कोड लिखूंगी, यहाँ पे मैंने एक, अरे यहाँ पे इंट लिखा है, सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग आंसर इज वीकडे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा, आंसर बिकम्स वीकडे। या फिर मेरी दूसरी कंडीशन है कि इफ डे इज डबल इक्वल्स टू सैटरडे, तो यहाँ पे मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वीकेंड। आंसर की वैल्यू चेंज हो गई, डिपेंड की कौन सा डे। या फिर एल्स, अगर मेरा डे मंडे निकला तो मेरा आंसर क्या होगा, हॉलीडे। समझ गए? ये तुम लोगों को पढ़ना नहीं है क्या? एक सेकंड, मीटिंग में तो नहीं दिख रहा, वो चला गया शायद। इंडेंटेशन मैटर करता है, हाँ मैटर करता है बिल्कुल। एक्चुअली पाइथन में ज्यादा मैटर करता है, सी प्लस प्लस में अगर आपका मतलब लिखना तो सही है, प्रैक्टिस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप इंडेंटेशन सही रखते हो तो। वरना क्या है कि वीएस कोड वगैरह में आप ऑलरेडी उसका फॉर्मेट बस एक क्लिक से सही कर सकते हो, उसमें एक ऑप्शन होता है, तो अब उसका फॉर्मेट अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, वरना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में, अगर आप अपना कोड खुद देखोगे ना, कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अब हाँ, तो ये मेरा इफ का कंडीशन समझ में आया। अब ऐसा ही होता है स्विच केस, मान लो मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने डिफाइन किया था इंट, और मैं इंट क्यों कर रही हूँ,
स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया डे इज इक्वल्स टू मंडे, ठीक है। तो मेरा केस होता है, तो हम केस की वैल्यू इंटीजर में लेते हैं, जैसे केस 1, केस 2, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 2। तो अगर मेरा केस 1 होता है, यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, अरे यहाँ पे मान लो मैंने कंडीशन लिखी डे इज इक्वल्स टू ट्यूसडे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे केसेस इस हिसाब से फॉलो होंगे। तो डिफॉल्ट क्या होता है, मैं डिफॉल्ट बता देती हूँ। डिफॉल्ट मॉनिटर, डिफॉल्ट मतलब कि मान लो मेरा इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मान लो कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, तो ये कोड तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे तो मंडे है, ट्यूसडे है, सैटरडे है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिफॉल्ट में क्या होता है कि मान लो मैंने प्रिंट किया दे आर वीकडेज, दे आर पार्ट्स ऑफ वीक, ऐसे ऐसे मैं लिख दिया, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, भले ही कोई भी कंडीशन मैच करे या ना करे। दैट इज डिफॉल्ट, मतलब आपको कोई ना कोई आउटपुट चाहिए, आपको खाली स्क्रीन नहीं दिखानी है, तो आप डिफॉल्ट में उसका कोड लिखेंगे, ठीक है। दैट इज डिफॉल्ट। तो इस तरह समझ में आ गया। अभी हम जो कंडीशन है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कंपेयर करने वाले ऑपरेटर्स, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। रिफ्रेश करो अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो, बाकी लोगों को तो दिख रही है ना। यस मैम। हाँ, तो रिफ्रेश करो। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, शॉर्टकट, मतलब आपको अगर आपको कोड को छोटे लाइंस में दिखाना है या एक ही लाइन में अगर आपको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा कोड है, मतलब ये आराम से 5-6 लाइन आपकी इसमें चली जाएंगी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप उसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो यहाँ ये इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला याद कर लेना, तो याद मत करना, लिख के रख लो। जैसे ये आंसर है, मैंने एक आंसर को डिफाइन किया 20, ठीक है। तो यहाँ पे आता है स्ट्रिंग रिजल्ट। स्ट्रिंग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू इन दोनों में से एक होगी, इसमें सिर्फ इफ और एल्स लगता है, इसमें एल्स इफ नहीं लगता है, इसमें या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। तो जो आपको रिजल्ट चाहिए, मतलब यहाँ पे जो डेटा टाइप है उसी डेटा टाइप के फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये एक कंडीशन होती है, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी, यहाँ पे आपने लिखी कंडीशन कि मेरा आंसर 18 से कम है। अगर है तो एक्चुअली क्या होता है, ये वाला पूरा होता है इफ का पार्ट और ये होता है एल्स का पार्ट, ठीक है। तो अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होती है तो मेरा ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ठीक है। और अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी। मैं अच्छे से लिख देती हूँ। अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रिंग में रिजल्ट आएगा, वरना अगर मैं आंसर प्रिंट कराऊंगी तो वो तो 20 प्रिंट होगा, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, मतलब आप एक ही लाइन में पूरा इफ एल्स जो है लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सिर्फ इफ या एल्स होता है, इसमें एल्स की कंडीशन नहीं लिखती, ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो ऑपरेटर्स नाम से समझ आ रहा है कि दो दो जो वेरिएबल्स हैं आपके, इंट ए इंट बी, इन पर मुझे स्ट्रिंग रिजल्ट में वैल्यू जा रही है ट्रू एंड फॉल्स, नहीं, ये कंडीशन का रिजल्ट है। स्ट्रिंग तो ये प्रिंट होगी, देखो अगर कंडीशन ट्रू आती है तो ये वाला इफ का पार्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, क्योंकि ये वाला मुझे आउटपुट चाहिए अगर मेरी कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो इसके आगे वाली जो है, जो एल्स में है, वो वाली प्रिंट होगी, ट्रू और फॉल्स प्रिंट नहीं होगी। ट्रू और फॉल्स इज जस्ट द आउटपुट ऑफ द कंडीशन, प्रिंट वो होगा जो मैं चाहती हूँ प्रिंट होगा।
तो मैंने उसको असाइन कर दिया, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करो, अगर फॉल्स है कंडीशन तो ये प्रिंट करो। ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट होगा। तो स्ट्रिंग की रिजल्ट वैल्यू में अगर ट्रू है तो ये स्टोर होगा, अगर फॉल्स है तो ये स्टोर होगा। ठीक है, ना समझ रहे? तो अब हम ऑपरेटर्स में आते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेरे दो कोई वेरिएबल है, मुझे उनका ऑपरेशन करना है कोई। जैसे उनका मुझे सम करना है, या उनका सब्ट्रैक्शन करना है, या उनको आपस में कंपेयर करना है, उनके साथ जो भी मुझे उनका फंक्शन उन पे करना है, तो वो मैं ऑपरेटर्स के थ्रू करूंगी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। थ्योरी पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक मतलब उन पे कोई मैथमेटिकल जो है उन पे ऑपरेशन करना, जैसे उनका एडिशन करना आपस में, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनका मॉड लेना मतलब मैं बताऊंगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपने लॉजिक गेट्स तो पढ़े होंगे, 11 ट्वेल्थ में पढ़े होंगे थोड़े बहुत। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? एंड और नॉट। ठीक है, उन पे वो परफॉर्म करना। एक होता है मैम इफ कंपैरिजन और। ऑपरेटर्स। हाँ, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं दोनों को आपस में कंपेयर करना, जो कि हमारे कंडीशन में यूजफुल होता है। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब उनको कोई वैल्यू असाइन करना या उनकी वैल्यू में कुछ चेंज करना। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सिंपल है। मैंने मैंने एक इंट एक्स लिया 4, एक इंट वाई लिया 6, मैंने उनका प्लस किया, कितना आ गया आउटपुट? 10। सो दिस इज द ऑपरेटर। ये जो प्लस है, दैट इज द ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, मैंने इनका सब्ट्रैक्शन किया। अब देख सब्ट्रैक्शन में क्या दिक्कत आएगी? अगर मेरा ये अनसाइंड या साइंड इंटीजर है तो उसका आंसर डिफर करेगा। मैंने बताई थी ना, साइंड में सिर्फ प्लस हो सकते हैं, अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। तो अगर मैं सीधा x माइनस वाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? +2 आएगा कि -2 आएगा बताओ? अगर मेरा साइंड है, बताओ? -2। टू। नहीं, देखो -2 आंसर आएगा, लेकिन वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा ये साइंड ऑपरेटर है। ठीक है, साइंड इंटीजर होता है। तो हमको इस चीज से बचने के लिए जब भी हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम इसमें एब्सोल्यूट लगा देते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस वाई। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड। मॉड मतलब x माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, तो अगर हमको अपना आंसर में एरर नहीं चाहिए, हमारी कैलकुलेशन में अगर एरर नहीं चाहिए कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हमें नहीं पता, तो हम हमेशा मॉड लगा देते हैं कि हमको जो चाहिए वो प्लस में ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मॉड लगाती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में x स्टार y होता है, कितना आएगा ये? 24, है ना? ये होता है डिवाइड। अब देखो डिवाइड में क्या होता है? अगेन इंटीजर्स होती है वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ 4/6, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो हम पॉइंट में तो आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर सिर्फ यही स्टोर कर सकता है। तो क्या वो एरर देगा या कुछ आउटपुट देगा? और अगर आउटपुट देगा तो क्या आउटपुट देगा, और एरर देगा तो क्या एरर देगा बताओ? अगर मैं डिवाइड करती हूँ, जीरो कैन यू देगा। रिपीट द क्वेश्चन? देखो इंटीजर जो होता है उसमें आप सिर्फ उन्हीं टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो जो पॉजिटिव होती है और जो होल नंबर में होती है। मतलब होल नंबर मतलब 0 से लेके प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं 4/6 करती हूँ तो ये ना तो होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर एरर आएगा? हम आउटपुट तो आएगा। आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? इसका जो डिवाइड करके आएगा, पॉइंट के बाद वाला ट्रंकेट हो जाएगा, पॉइंट के पहले वाला आएगा आउटपुट।
पॉइंट के पहले वाला क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है एब्सोल्यूट आंसर नहीं आया, जो आपको चाहिए वो नहीं आया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पॉइंट में आंसर आ सकते हैं, तो आप पहले से इसको फ्लोट में लेके चलो। फ्लोट सर ने पढ़ा दिया होगा, उसमें आपकी डेसिमल वैल्यूज भी प्रिंट होती हैं। ठीक है, तो इस केस में आंसर 0 आएगा क्योंकि हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब आता है हमारा मॉड्यूलर। मॉड्यूलस में क्या होता है, ये वाला मॉड नहीं होता, ये अलग मॉड है। ये वाला मॉड होता है जो आपका रिमाइंडर देता है। जैसे मैंने 4/6 किया, तो इसमें रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, क्योंकि 0 से डिवाइड किया फिर 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो दिस रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर, ये सिर्फ रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबसे एरिया तुम समझ गए होगे, मतलब आपकी वैल्यू 1 से बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता। मतलब मुझे अगर कोई लूप चलाना है, तो लूप में क्या होता है, वैल्यू एक एक करके बढ़ती है। तो जब आप लूप चलाते हो ना, तो इसका बहुत यूज होता है, इसको याद रखना। तो जो है आपकी वैल्यू, अगर मैं प्लस प्लस एक्स करती हूँ, यहाँ पे मैंने किया इंटीजर तो मैंने डिफाइन कर दिया, और मैंने अगर यहाँ पे सी आउट किया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। मैंने माइनस माइनस एक्स किया, फिर इसको सी आउट किया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। सिंपल। अब इसमें हम पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है, या प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें अंतर होता है। जैसे प्लस प्लस एक्स करती हूँ या एक्स प्लस प्लस करती हूँ, दोनों का जो आउटपुट है कभी गलत निकल के आता है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे आपको ये यूज करना है, कहाँ पे ये, तो मैं ये बाद में बताऊंगी। अभी समझ लो कि बस +1 होता है, इसमें प्लस, इसमें -1 होता है वैल्यू में प्लस। तो आता है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने कोई इंटीजर डिफाइन किया, चलो इस बार फ्लोट में ले लेते हैं। फ्लोट मैंने एक्स डिफाइन किया 2.4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मैंने इसको असाइन किया, इक्वल टू इज दी असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने इसको वैल्यू असाइन की। अब ये होता है x माइनस इक्वल्स टू 3। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 कर देती हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस इक्वल टू 2 करती हूँ, तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू x माइनस 2। सिंपली इसको इजी लिखने के लिए हम ये वाला जो है x हटा देते हैं और माइनस मान जाते हैं, x माइनस इक्वल्स टू 2। इसका यही मतलब होता है x माइनस इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x माइनस 2, यानी कि x क्या हो जाएगा, 0.4। ठीक है, वैसे ही प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। x, अगर मैं x डिवाइड इक्वल्स टू 1 करती हूँ, तो इसका मतलब है x इक्वल टू x/1। सिंपल। ये सिर्फ इसका छोटे फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कि आपका कोड जो है वो छोटा दिखे थोड़ा। बार बार आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे x डिवाइड बाय 3, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, तो हम यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये कोड की लैंग्वेज में हम ऐसे डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई भी ऐसे होता है, मॉड्यूलस भी ऐसे ही निकलता है। एंड की वैल्यू, एंड में आपको बता सकती हूँ, एंड में क्या होता है कि आपका जो 3 है, मान लो x इक्वल टू 3, तो ये पहले आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मैं 2 ले लेती हूँ, 2 की याद होती है। तो पहले मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, कितना आता है 10। मैंने फिर उसका एंड निकाला, आपस में इसका एंड क्या आएगा, 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ऐसे होता है। तो ये इसका यूज कहीं नहीं होता वैसे, मेन यूज होता है इनका, होता है इनका। ये पावर वाले का भी होता है, x इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, तो हम इसको लिख देंगे s पावर इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो इजी है, आप समझ रहे होगे। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इसमें भी सेम होता है। आप बाइनरी में लिखोगे किसी भी नंबर को, तो 4 बाइट का स्पेस होता है, याद है ना, तो मैं 4 तक ही लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0010, ये 2 की वैल्यू है। तो इसको अगर मैं राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ, राइट शिफ्ट में मतलब मैं, मानो मेरे को 2 से राइट शिफ्ट करना है, तो मैं इसको 2 प्लेस आगे खिसका दूंगी और फिर इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, नहीं 4 नहीं होती। समझ जाओ, मतलब इसको वापस तुम
इसमें कन्वर्ट करोगे बाइनरी से, 8 तो ये 8 लेफ्ट, हाँ 8 होती है, 8 आ जाएगा आंसर। तो ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये होता है, इसका कहीं यूज नहीं होता, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स अभी हमने इसमें किया, इफ एल्स में हम कंपेयर कैसे करते हैं कोई भी दो इंटीजर को, ये मैंने बताया था अभी। इक्वल टू आपको चेक करना है कि इंट, अगर a मेरा 5 है, इंट b मेरा 5 है, तो क्या a b के इक्वल है, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इफ किया, तो ये अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मान लो फिर सम कर दिया मैंने, अगर एल्स, एल्स मतलब वो इक्वल नहीं है, आपको एल्स में क्या है कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये है तो होगा, नहीं है तो अपने आप एल्स होगा ही होगा, आपको एल्स में कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी। अगर आपकी एक से ज्यादा कंडीशन है तब आप एल्स इफ लगा के उसको स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं इनको डिफरेंस कर दूंगी ऐसे, ठीक है। तो ये होते हैं कंपेयर करना कि इफ दे आर इक्वल। अगर मैंने सीधा ए इक्वल टू बी किया तो ये क्या करेगा, ए में बी की वैल्यू डाल देगा, दैट इज रॉन्ग। मुझे वैल्यू नहीं एक्सचेंज करनी है, मुझे कंपेयर करना है, इसलिए मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगी, ठीक है। नॉट इक्वल का होता है ये, तो मान लो मैंने इसमें लगाई इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, तब मुझे सम चाहिए। अगर इक्वल है तो मुझे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का आप ऐसे लिखते हो, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो इस केस में ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये उसका उल्टा होता है। और फिर ग्रेटर देन, मतलब समझ गए होगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू होगा, तीसरी कंडीशन फॉलो होगी। और हाँ, इसमें इक्वल टू नहीं आता, इक्वल टू आपको जो है अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ता है हर हर केस, ठीक है। तो ये सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, ये तो इजी था। अब आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। ये क्या होता है, इफ एल्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स का सेकंड लेवल होता है। अपन ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एंड, नॉट, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड में क्या होता है आपको टेबल याद होगी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। एंड में क्या होता है, बेसिकली प्लस करते हैं, ठीक है। तो ट्रू प्लस ट्रू इज ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू इज ट्रू, फॉल्स प्लस फॉल्स इज फॉल्स। ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू से क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू जो है सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ट्रिपल इक्वल टू मतलब आप स्ट्रिक्टली उनको चेक करते हो। कभी कभी उन डेटा टाइप अगर ना सेम हो जावास्क्रिप्ट में, कभी कभी वैल्यू जो है इसमें इक्वल हो जाती है जबकि वो इक्वल नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप स्ट्रिक्टली ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तब वो कंपेयर स्ट्रिक्टली करता है। इसमें सी प्लस प्लस में यूज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। तो एंड में आपकी ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंड में अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। मैम हाँ, मैम ये शायद आपने और गेट का बना दिया है ये टेबल कि एंड में तो हाँ ये और क्या है, ठीक है, और में प्लस होता है। तो हम और देखें, तो अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा मेरा, कितना क्लियर है। अगर दोनों फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, ठीक है। अगर एक भी ट्रू हुई तो मेरा आउटपुट ट्रू होगा। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, मैं इफ लगाऊं, मैंने यहाँ लिखा int a is equals to 5, int b is equals to 3। मैंने किया इफ a is less than 5,
और का सिंबल ये होता है और d is डबल इक्वल्स टू 3, तो वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स का 0 होता है, ट्रू का 1 होता है, फॉल्स का 0 होता है, ये तो पता है ना, बाइनरी में। और ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो ये 1 हुआ, तो इसका और क्या आएगा, ट्रू, यानी कि 1, मतलब ये पूरी कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई, तब मेरा इफ का एग्जीक्यूट होगा कोड, समझ आ रही, जैसे कि मैं फिर से बताऊं, और में क्या होता है, अगर दो कंडीशन में से ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, तो इनमें से अगर एक भी ट्रू हुई तो पूरा आउटपुट ट्रू आता है, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, अगर आपका अगर पहला निकाला वो ट्रू आ गया तो आपको सेकंड चेक ही नहीं करना, क्योंकि मेरा आउटपुट ट्रू है, तो मैं कोड के अंदर आ जाऊंगी, तो मैं ये एग्जीक्यूट कर दूंगी, ठीक है, दैट इज दी और गेट। एंड गेट में क्या होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें क्या होता है, ये होगा ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन टाइप होता है, तो इसमें ये होता है कि अगर मेरा एक भी फॉल्स है, इसका सोचो, एक भी फॉल्स है तो आउटपुट पूरा फॉल्स निकल के आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपका ट्रू आएगा, ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे टेस्ट करते हैं, तो अगर मेरी इसकी कंडीशन में लगाती हूँ कंडीशन 1 एंड का सिंबल ये होता है, दूसरी कंडीशन लगाती हूँ, तो अगर मेरा पहला ही अगर फॉल्स आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं ये चेक ही नहीं करूंगी, तो मैं एल्स में चली जाऊंगी, समझ गए, समझ में आ रही है ना ये, बताओ, ठीक है? तो इसका आपको बस यही चीज याद रखनी है कि और के केस में अगर एक भी ट्रू है तो मेरा टोटल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, और एंड के केस में अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा टोटल आउटपुट आएगा फॉल्स, और और नॉट में क्या होता है, मैंने कोई भी एक ही कंडीशन लगाई, उसका जो भी आउटपुट आ रहा है अगर आप उसके आगे नॉट लगा देते हो तो उसका एक्सचेंज हो जाता है, जैसे मेरी कोई भी एक की कंडीशन है a डबल इक्वल्स टू b, तो क्या ये ट्रू है, इसके केस में ट्रू है, तो इसका आउटपुट ट्रू निकल के आया, अब मान लो मैंने यहाँ पे और लगा दिया, इधर मैंने यहाँ पे और लगा दिया, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, नॉट इज द इजिएस्ट, ठीक है, तो बस ये याद रखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हुए, कौन कौन से, अर्थमेटिक, इसमें कौन से आते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलर, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट, ठीक है, कंपैरिजन में ग्रेटर देन लेस देन डबल इक्वल्स टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, असाइनमेंट में वैल्यू देना, प्लस प्लस करना, माइनस माइनस करना, याद है असाइनमेंट में आता है, बस ये आपके सारे ऑपरेटर्स हुए, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, तो नहीं, ठीक है, अब आते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल्स पे, रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होता है, अभी मैंने तुमको बताया था जब मैंने डेटा टाइप्स का साइज वगैरह तुमको एक्सप्लेन किया था, तब मैंने बताया था कि हर डेटा टाइप की मेमोरी में एक साइज होती है जो स्टोर होती है, ठीक है, मान लो मैंने एक इंट डिफाइन किया 5, तो ये एक ही वैल्यू यहाँ 5 मेमोरी में जाके स्टोर हो गई, इनका अलग से स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें स्टोर करती हूँ तो मेमोरी बहुत
कौन है ये? नैना रिमूव आशीष चामर। अपने आप ही चला गया। नो इशू, यू कैन कंटिन्यू नाउ। तो मेरी एक पर्टिकुलर मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो मेमोरी तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी मेमोरी है। तो आपको कैसे पता कि ये कहाँ स्टोर हो रही है? तो ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होती है। एक ही वैल्यू एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। वो एड्रेस आपको एड्रेस नहीं डालना पड़ता है, वो कंपाइलर अपने आप एड्रेस डालता है और वेरिएबल को फेच करता है, आपको जरूरत नहीं है। तो वो एड्रेस उसके पास होना चाहिए कुछ फेच करने के लिए। तो उसका एड्रेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मान लो मैंने ए की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज होके 6 हो जाएगी, लेकिन उसका एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है, और वो ए ही रहेगा, ए की वैल्यू बदलेगी नहीं। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, उसके लिए आपको पहले पॉइंटर समझना पड़ेगा। पॉइंटर क्या होता है? अगर आप कोई भी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं पॉइंटर को, इंट स्टार ए मतलब कोई भी अगर इंटीजर ए है तो उसका एड्रेस कहाँ पॉइंट करेगा? मेमोरी में। तो स्टार ए की वैल्यू वो मेमोरी की वैल्यू होगी। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने इंट ए लिया 5, फिर एक लिया इंट स्टार ए, ठीक है। तो अगर मैं सी आउट करती हूँ स्टार ए को, तो वो एड्रेस की वैल्यू मुझे बताएगा, ना कि ए की वैल्यू। वो 5 नहीं बताएगा मुझे, वो एड्रेस बताएगा कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है। तो पॉइंटर क्या होता है? स्टार इज दी पॉइंटर, वो उस वेरिएबल की एड्रेस को पॉइंट करता है कि उसका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो प्रिंट कराने का तरीका इसका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे हम पॉइंटर पॉइंटर पढ़ते हैं पहले। पॉइंटर क्या होता है, हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, और जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमको एंड लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरी इंटीजर की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू 5 है, तो मुझे 5 प्रिंट नहीं कराना है, मुझे उसका एड्रेस प्रिंट कराना है। तो एड्रेस प्रिंट कराना तो मैं एंड ए लिखूंगी। से अगर मान लो मेमोरी में इसका एड्रेस 1001 पे ये स्टोर्ड है, कोई भी वैल्यू है वो, तो मुझे ये 1001 ला के देगा, ना कि 5, क्योंकि वो उसका एड्रेस है, ठीक है। तो हम एड्रेस को ऐसे प्रिंट करवाते हैं, अगर आपको करना है ट्राई कर सकते हो। और स्टार से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, एड्रेस को डिफाइन करते हैं, लेकिन प्रिंट के टाइम पे हमको ए लगाना होता है। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? आप क्या करते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर देते हो, जिससे आगे जाके अगर आप उस वेरिएबल के साथ अगर छेड़छाड़ करते हो, या उस वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल को आप असाइन करते हो, तो वो वेरिएबल में वो चेंज नहीं आता, मतलब आपकी वैल्यू लॉस नहीं होती है। मान लो मेरी 6 वैल्यू है अभी ए की, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो ए इक्वल्स टू बी कर दिया, अब बी की वैल्यू मैं 7 कर रही हूँ, तो बी अलग जाके स्टोर होगा 7, ए तो 6 ही रहेगा। मैंने भले ही बी को ए असाइन कर दिया, लेकिन फिर अगर मैं बी में चेंज कर रही हूँ तो ए में चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए अलग से स्टोर्ड है। तो बी क्या हुआ? बी ए का रेफरेंस वेरिएबल हुआ, ठीक है। भले ही मैंने ए और बी को इक्वल कर दिया और मैं बी की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बाद कर रही हूँ मैं, ए ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। तो इसका यूज तब होता है, मान लो जब आपको अलग अलग इनपुट्स से अलग अलग आउटपुट्स जनरेट करने हैं, लेकिन आपको पुराने इनपुट्स को खोना नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक रेफरेंस वेरिएबल में उसकी वैल्यू पास कर दोगे, और फिर वो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू में आप चेंजेस करोगे, लेकिन वो जो आपका पहला जो ओरिजिनल इनपुट था वो सेफ रहेगा, वो स्टोर्ड रहेगा। तो आप उसमें आगे भी जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। वो टाइप ऑफ वेरिएबल that can act as a reference to another variable, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
इसका ये कोड देख लो आप, एग्जाम्पल, और इसका आउटपुट आप लोग ही बताओगे। When a variable is declared as a reference, it becomes an alternative name for an existing variable. मतलब मैंने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी वैल्यू मैंने किसी और को दे दी, तो वो उसका रेफरेंस बन जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम उसके आगे अगर एंड लगाएंगे तो वो उसका रेफरेंस बन जाएगा, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने एंड रेफ लगाया, इक्वल टू एक्स कर दिया, तो एक्स एक्स की वैल्यू जो है एंड रेफ में वो स्टोर हो गई है। और अब मैंने अगर रेफ की वैल्यू चेंज की तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ रेफ की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को और रेफ को प्रिंट कराती हूँ तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे रेफ की वैल्यू भी चेंज कर रही हूँ, तो मैंने दोनों को इक्वेट भी कर दिया है। तो आपको, और अगर तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी मुझे बताओ? 10. अच्छा, और रेफ की 30. एक्स की वैल्यू 20 होगी, क्योंकि मैंने रेफरेंस वेरिएबल को एक्स को असाइन कर दिया है। ठीक है, हाँ ये इसका सही है, क्योंकि मैंने रेफरेंस वेरिएबल को एक्स को असाइन कर दिया है, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई है और रेफरेंस की वैल्यू 30 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स को चेंज किया है। ठीक है, आपने ये नहीं देखा होगा, मैंने एक्स को चेंज किया तो रेफ में चेंज हुआ ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उसका रेफरेंस वेरिएबल है। फिर मैंने रेफ को प्रिंट किया है, लेकिन एक्स को तो मैंने पहले ही प्रिंट कर दिया ना वैल्यू चेंज करने के पहले, तो एक्स की तो 20 आएगी, क्योंकि एक्स की और रेफ की वैल्यू सेम है। समझ में आया? इसको आप प्रैक्टिस करके देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा, और ऑपरेशंस करें तब आपको रियलाइज होगा। मैंने ये बाद में जो है एक्स की वैल्यू चेंज किया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। देखो, मैंने कौन सा था वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे। एक होता है प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस, ये चारों अलग होते हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। ये वाला +1 करेगा वैल्यू, ये वाला -1 करेगा, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर अलग है। हाँ, एक्स चेंज करेंगे तो रेफरेंस भी चेंज होगा, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। रेफ भी चेंज करेंगे तो एक्स भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखो काम दोनों एक ही करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप पहले प्लस लगा रहे हो तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप बाद में एक्स लगा रहे हो। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, अगर मैं कोई वैल्यू आपको असाइन कर रही हूँ, मान लो मेरी एक्स की वैल्यू 10 है। ठीक है, हाँ, मेरी एक्स की वैल्यू 10 है अभी, तो मैंने a इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर दिया, तो होना क्या चाहिए, a की वैल्यू 11 हो जानी चाहिए। ये इतना लेट कौन आ रहा है? तो a की वैल्यू 11 हो जानी चाहिए। इसमें इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 11 होगी, यहाँ पे मैंने पहले प्लस किया है, यहाँ पे मैंने बाद में प्लस किया है, तो इसमें क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में फर्स्ट वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड एंड देन यूज्ड इनसाइड द एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट रूल चलता है, मतलब पहले मैंने प्लस किया तब जाके मैं वो वैल्यू असाइन करूंगी a को। मैंने पहले प्लस लगाया तो प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर जाके वो x में जाएगा, वो a में जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये करती हूँ, मतलब मैंने पहले a को x की वैल्यू दे दी, फिर मैंने उसको प्लस प्लस किया, तो रियलिटी में इसकी वैल्यू 11 नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही x को a दे दिया, फिर मैंने उसको प्लस प्लस किया, x तो 11 हो जाएगा, लेकिन a 10 ही रहेगा।
तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट किया फिर a को असाइन किया तो दोनों की वैल्यू 11 हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही असाइन कर दिया उसको, अब फिर मैंने प्लस किया तो x तो बढ़ गया लेकिन a नहीं बढ़ा। ठीक है, क्लियर है? दिस इज पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो जो इंक्रीमेंट था, डिक्रीमेंट में भी सेम होता है। तो इसका आंसर मुझे आप बताओगे। प्री डिक्रीमेंट अगर मैं करती हूँ क्या हुआ, पूछो। उमर, कुछ बोलना है? इसका आंसर मुझे बताओ। 9 9 10 9। x की वैल्यू 10 है, मैंने a इक्वल्स टू माइनस माइनस एस किया, मतलब मैंने पहले माइनस किया फिर असाइन की, तो x की वैल्यू 9 और फिर a की वैल्यू भी 9। ठीक है, करेक्ट, विवेक का सही है। यहाँ पे भी मैं a इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस कर रही हूँ, तो मैंने पहले ही असाइन कर दिया, यानी कि a की वैल्यू 10, फिर मैंने उसको माइनस किया तो x की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर। समझ गए? इजी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों सेम होता है, बस पहले क्या लगा रहे हो उसका अंतर है। ये बहुत यूजफुल होता है, तो यूजुअली आई रेकमेंड कि हमेशा पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, हमेशा प्री का नहीं करना चाहिए, वरना फिर चेंज ही क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम है। अगर आपको कुछ अंतर लाना है तो पोस्ट करो ना। ठीक है, वो आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स का कोई काम नहीं है आपकी कोडिंग लाइफ में, बस ये थ्योरी है, प्लेन थ्योरी। बिटवाइज के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें यूजुअली सिर्फ जॉर इम्पोर्टेंट है, बाकी ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें होता क्या है कि अपन ने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑपरेटर्स के बीच में, दो कंडीशंस के बीच में इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में यूजुअली। बाइनरी में क्या होता है, सॉरी बिटवाइज में तो सिर्फ एक ही नंबर में करते हो, जैसे कि मैंने x की वैल्यू करी 2, तो मुझे अगर इसका बिटवाइज एंड निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करूंगी, फिर इसका आपस में एंड निकालूंगी, दैट विल बी माय आंसर। और में भी यही होता है, कंपेयर्स ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स 1 इफ एक भी अगर 1 आती है अदरवाइज 0। मैंने वो बताया था ना शॉर्ट सर्किटिंग, वो याद है? मैंने क्या बताया था शॉर्ट सर्किटिंग में? देखो, और में अगर एक भी ट्रू होता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर हम इसे दोनों इग्नोर कर सकते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर हम नहीं, एंड को उससे नहीं कर सकते, ये सिर्फ और का होता है, एंड के में दो एंड के होते हैं। मूव कर दूं, कर देती हूँ मैं, चला ही गया वो। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, और में अगर एक भी ट्रू है तो सब ट्रू होता है, और एंड में एक भी फॉल्स है तो सब फॉल्स होता है। ठीक है, तो इसमें सेम है कि एंड में अगर इनमें से एक भी बिट का आंसर सबका अगर 1 है तब भी 1 आएगा, वरना 0। ठीक है, और में भी ऐसा ही है, अगर एक भी 1 आता है तो पूरा 1 आता है, वरना 0। ठीक है, वही सेम है, बस इसमें क्या होता है, एक ही ऑपरेशन ऑपरेंड के ऊपर होता है, जबकि जो लॉजिकल एंडर होते हैं वो दो के बीच में होता है, दो कंडीशंस के बीच में। इसका यूज नहीं आएगा सिर्फ। और जोर में क्या होता है, जोर पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा ही होगा। इसमें क्या होता है, अगर सेम होता है तो जैसे 0, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेम होता है तो 0 होता है, डिफरेंट होता है तो 1 होता है, सिंपल। ठीक है, तो अगर आपका और में returns 1 if the bits are different otherwise 0,
तो मैंने बोला ठीक है, बस ये होता है बिटवाइज में, और जोर का ही ज्यादातर यूज होता है। और नॉट तो आपको पता ही है, नॉट में इन्वर्ट कर देता है वो। जैसे अगर मेरा 2 है तो मेरा अगर 1 0 है तो 0 1 कर देगा। रिमूव तो करना है, क्या हो गया? देखो, ये समझ आ गया बिटवाइज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वंस एंड टूस। अभी तक किसी को कोई डाउट है किसी में, कोई भी टॉपिक में? रेफरेंस वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करो तब आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट आगे जाके बहुत यूज आता है इसका, तो आपको आदत हो जाएगी। अभी और कोई डाउट है? बिटवाइज नोट, ये वाला बिटवाइज नोट में क्या होता है, आपका मान लो x इक्वल्स टू 2 है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी हर एक बिट को इन्वर्ट कर देगा। मतलब 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। जैसे ये होती है 2 की वैल्यू, तो ये 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, और फिर इसको वापस से कन्वर्ट करके नंबर में वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 1 एंड 2। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 1 एंड 2 क्या होते हैं? मैंने अभी बताया था साइंड और अनसाइंड बिट क्या होती है। ठीक है, जब आपका अगर कोई भी बाइनरी नंबर आपको कन्वर्ट करना है और अगर वो नेगेटिव है, तो मान लो मुझे -2 को बाइनरी में करना है, तो मैं कैसे करूंगी? 2 और -2 सेम तो होंगे नहीं, है ना? फिर आ गया, ठीक है। तो +2 और -2 का बाइनरी में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हमको कैसे पता? तो माइनस जो होती है उसका पहला बिट 1 होता है। अगर कोई भी माइनस इंटीजर है तो उसका पहला बिट 1 होता है, और प्लस इंटीजर है उसका पहला बिट 0 होता है। यूजुअली कोई भी नंबर बाइनरी में 32 बिट्स का होता है, तो उसका पहला 1 या 0 है, वो ऑड या इवन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो मैंने -2 को लिखा 1 0 1 0, यही होगा -2। पहला वाला माइनस की वजह से 1 हो जाएगा। ठीक है, +2 क्या होगा? 0 0 1 0 होगा, ये -2 होगा। तो अगर मैंने तुमको ये दिया और मैंने मान लो ये छुपा दिया, तो क्या तुमको पता है कि ये -2 है? तुम तो इसको कोई और नंबर में कन्वर्ट कर दोगे और ये कोई और नंबर बन जाएगा, है ना? तो इस चीज से बचने के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर फॉर -2, रिप्रेजेंट इससे होता है, लेकिन कई बार ये गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाता है, तो हम इसको एक्सचेंज, तो हम दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से जैसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 3 का मान लो हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या होता है? इट्स बिटवाइज नॉट। ठीक है, बिटवाइज नॉट ही होता है ये। तो 3 का क्या होता है? 0 0 1 1। इसका मेरे को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये क्या होगा, मैं इसकी सारी बिट्स को रिवर्स कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। ठीक है, अगर मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कहाँ यूज होता है मैंने बताया,
माइनस निकालने में। अब मान लो x इक्वल्स टू -3 है, इसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो 1011 होगा। यहाँ पे 0 प्लस का है ये, और ये 1 माइनस का है, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या आएगा 0 1 0 0, उल्टा कर दिया। अब मैं निकालूंगी इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, बस इसमें +1 करना है आपको। अब +1 कैसे होगा, अब ये वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, नॉर्मल मैथ्स तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो 0 + 1 करूँ तो 1 आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। यहाँ पे 0 है, 0 + 0 1, 1 + 0 is 1, और 0 + 0 is 0। This is the actual number for -3। ये एक्चुअल में -3 है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो दूसरा नंबर आएगा, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेगेटिव ऑफ That's -5. कौन सा -5। मैं बाइनरी गलत लिख दिया क्या, इसका -5 है। 0 1 0, sorry, +5. +5 हुआ ना। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना है तो ये सही तरीका है, ना कि ये, ऐसा होता है, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही मेरी, आ रही है ना। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग। हाँ बोलो कृष्णा। ठीक है, तो हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकालने, इसका यूज कहीं नहीं होता है, अगेन कोडिंग में कहीं यूज नहीं होता है इसका। लेकिन भैया थ्योरी आपको आनी चाहिए, ये आपका, अगर आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में आता है या सेकंड ईयर में, तो उसमें आपका यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप कास्टिंग। सब में +1 करना पड़ेगा सारे नेगेटिव वालों में, हाँ सब में करना पड़ेगा। पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर +1 करोगे, ठीक है। और जैसे मान लो 1 + 1 है, तो 1 + 1 को 2 तो लिख नहीं सकते, तो 2 का बाइनरी लिखेंगे, यानी कि 1 0। तो फिर आप उसकी कैरी चढ़ाओगे, फिर कैरी में जाके प्लस करोगे, समझते, कैरी ऐड करना तो आता है ना बाइनरी नंबर्स को, कैसे करोगे। अब हम आते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डाउट्स और एक्सरसाइजेस। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अभी आपको साइज बताया, तो ये साइज की रेंज है, ठीक है। सबसे छोटा साइज होता है बूलियन का ट्रू या फॉल्स, 1 या 0, ठीक है। फिर कैरेक्टर आता है 1 बाइट। फिर शॉर्ट इंट मतलब इंटीजर का भी आधा, क्योंकि क्या होता है कई बार मेमोरी बहुत छोटी होती है, तो आपको क्या है कि और छोटा इंटीजर स्टोर करना है, क्योंकि आपकी मेमोरी में जगह नहीं है, तो आप शॉर्ट इंट को डिफाइन करोगे। शॉर्ट इंट की होती है 2 बाइट्स, इसमें आप आई थिंक आधा रेंज ऑफ नॉर्मल इंटीजर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है इंटीजर जिसकी होती है 4, अनसाइंड की थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि एक बिट बढ़ जाती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की। फिर आती है लॉन्ग, अनसाइंड। फिर लॉन्ग 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 में क्या है, लॉन्ग का डबल साइज होता है। फिर आती है फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग डबल, ठीक है। तो ये साइज जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। कौन है ये, चले गया शायद जो भी था। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, अगर मेरा मान लो conversion of data types to enable operations between incompatible types, मतलब मुझे अगर int और float का
साथ में कोई ऑपरेशन करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेम डेटा टाइप्स में ही ऑपरेशन आपस में कर सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप्स के बीच ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मैं फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करूँ कि इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करूँ, कौन बताएगा अगर मुझे करना है? बताओ। अगर मुझे दोनों में ऑपरेशन, मान लो मुझे इनका सम निकालना है, तो मैं किस में कन्वर्ट करूँ? इंट में करूँ कि फ्लोट में करूँ? फ्लोट में, करेक्ट। क्यों? क्योंकि इंट का साइज छोटा है, फ्लोट का साइज बड़ा है, इंट का साइज छोटा है। तो मेरे बहुत सारे इंट जो है फ्लोट में आ सकते हैं, छोटे से आप बड़े में रख सकते हो, लेकिन आप बड़ा साइज को छोटे में फिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो भी दो डेटा टाइप्स में से आपको जिसको भी ऑपरेशन करना है दोनों के बीच में, जिसमें से जो भी छोटा होगा आप उसको कन्वर्ट करोगे बड़े वाले डेटा टाइप में। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अगर मुझे मान लो मुझे पॉइंट में ही चाहिए सम, और तुम तो ये भी कह सकते हो कि, हाँ बोलो। मैम आपने इसमें बोला है कि हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं और लेकिन बड़े को छोटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैम यहाँ आपने जो साइज है फ्लोट का और इंट का 4 बाइट और 4 बाइट इसको ध्यान में रखते हुए बोला है। पर लेकिन मैम कुछ कंपाइलर्स होते हैं मैम उनमें दोनों मतलब मैम आपने मतलब शायद पुराने जमाने के जो कंपाइलर्स होते थे ना जिसमें इंट 2 बाइट का होता था उसको ध्यान में रख के तो नहीं बोला कहीं? नहीं, फ्लोट का साइज 8 बाइट्स होता है और इंट का 4 होता है। मैम फ्लोट पर का 8 लेकिन होता है। कुछ कंपाइलर्स में तो मैम फ्लोट का 4 होता है। नहीं नहीं, हर कंपाइलर में डेटा टाइप्स की वैल्यू और साइज सेम ही होता है। आप गूगल पे देखना, गूगल पे या ऑनलाइन जहाँ भी आपकी ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ पे आप देखना, फ्लोट का साइज इंट से हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है, भले ही 2 या 4 होगा या 4 या 8 होगा, लेकिन फ्लोट का ज्यादा ही होता है, क्योंकि फ्लोट में आप ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंटीजर में आप सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो। आप 5.0 और 5.9 के बीच में इंफिनिट नंबर्स हैं, आप इन सबको स्टोर कर सकते हो फ्लोट में, लेकिन इंट में नहीं कर सकते, है ना? तो इंट का साइज फ्लोट के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या, तो एक बार चेक कर लेना। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब, मान लो मेरे को नहीं आता टाइप कास्टिंग कैसे होती है, या मुझे पता नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट होती है, तो अगर मैं यहाँ पे सम निकालती हूँ, तो जो मेरा कंपाइलर है वो ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे उसको अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आंसर अगर आपको फ्लोट में चाहिए, अगर आपका सम फ्लोट में चाहिए आपको, तो वो ऑटोमेटिकली इनको फ्लोट में कन्वर्ट कर ही देगा। ठीक है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर ही देगा, अपने आप कर देगा आपके लिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में आपका कंपाइलर आपके लिए कन्वर्ट कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल है। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होंगी? एक्स की वैल्यू 10 है, तो मैंने वाई को इक्वल कर दिया ए के। ठीक है, तो मैंने वाई की वैल्यू कर दी 10 एक कैरेक्टर में। अब वो कैरेक्टर में तो नंबर स्टोर नहीं हो सकता, तो वो उसको उसकी एस का ही वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, विच इज 97। तो मैंने एक्स और वाई को ऐड किया और जेड को फ्लोट में लिया और एक्स प्लस 1 किया। ऐसा थोड़ी, रुको मैं चेक करती हूँ। ये नया आ गया है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मैं इतना पुराना तो नहीं पढ़ा मैंने।
सेम हो गया होगा, पता नहीं, शायद अभी हो गया होगा। हाँ तो फिर भी आप दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया होगा, एग्जाम्पल चेंज कर लेना। टाइप कास्टिंग तो समझ गए ना, 4 और 4 होगा। नहीं मैम, हेलो हाँ हाँ। मैम, आपने जो एग्जांपल दिया था मैम वो बिल्कुल सही था मैम। उसमें मैम कैन यू प्लीज शो दैट स्लाइड? कौन सा स्लाइड? हाँ मैम, थोड़ा सा नीचे। ये नहीं मैम, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रह गया है वो। हाँ मैम, ये वाला नीचे नीचे। हाँ हाँ मैम। मैम इसमें आपने बोला था ना कि मतलब फ्लोट को हम्म, इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। हाँ तो एग्जाम्पल चेंज कर लेना, यहाँ पे लॉन्ग कर लो। नहीं मैम, वो सही में नहीं होता फ्लोट इंट में चेंज, जबकि साइज सेम है। हाँ वो इसलिए ना, क्योंकि फ्लोट में आप ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो कंपेयर टू इंट, इसीलिए उसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं होते डेसिमल के, इसलिए आप कन्वर्ट नहीं करते हो यूजुअली इंटीजर में, so आपकी वैल्यू एक्यूरेट है इसीलिए, हम्म। ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू सबने बता दी। x इक्वल्स टू 107, y is 97, z is 11। ठीक है, सही है, सबका सही है। चैट कैसे ऑफ होती है? सर वो क्या है कि मीटिंग के पहले ही कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते शायद, वो इनेबल नहीं है बटन। चैट में मत लिखो कोई, हैंड रेस करना, ठीक है। आंसर बस आंसर लिख सकते हो। हाँ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सही लिखी है सबने। देखो यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू 10 है, हाँ, एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। मैंने y को a के इक्वल किया, मतलब मैंने यहाँ पे की टाइप कास्टिंग, कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। छोटे से बड़े को ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 97 विच इज इक्वल्स टू y, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो लकीली यहाँ पे 1.0 है, अगर 1 पॉइंट कुछ और होता तो वो भी पॉइंट में आता। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 1 कर दिया, तो z की वैल्यू 108 आ गई, ठीक है। टाइप कास्टिंग समझ में आ गई सबको? यहाँ पे कैरेक्टर से इंट में हुआ, 1 बाइट से 4 बाइट, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे तो एक ही स्पेस है, तो वो 4 स्पेस में बस ये वाली वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी ये 0 नहीं, बस कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है इंट, यहाँ पर वैल्यू 1 थी तो ये 1.0, ठीक है। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मैंने यहाँ पे कहीं पे खुद से चेंज नहीं किया है डेटा टाइप, कहीं पर भी, तो ये कंपाइलर ने मेरे लिए अपने आप चेंज कर दिया। ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में मुझे खुद से चेंज करना है अगर, तो मैं खुद से चेंज करूंगी। इट इज यूजर डिफाइंड, ये वाली क्या थी अपनी, कंपाइलर डिजाइन थी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड होती है, मतलब इसको मुझे करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे डबल एक्स लिया,
देखो डबल का साइज बहुत ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा साइज डबल का होता है। तो मैंने डबल की वैल्यू दी x इक्वल्स टू 1.2। मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे बड़े से छोटे में जाना है। तो ये कंपाइलर मेनली करेगा तो नहीं, क्योंकि ये उसके रूल्स के अगेंस्ट है कि वो हमेशा छोटे से बड़े को ही करेगा। तो अगर मुझे बड़े से छोटा करना है तो मुझे खुद से करना पड़ेगा। तो भले ही उसकी वैल्यू में लॉस होगा क्योंकि मैं छोटे उसको कॉम्पैक्ट साइज में डाल रही हूँ, तो वैल्यू में लॉस होगा। तो कोई मुझे सम की वैल्यू बता सकता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, ये सिंटेक्स याद कर लेना। जो मुझे चाहिए डेटा टाइप, हाँ, जो मुझे चाहिए डेटा टाइप वो, और जिसमें मैं कन्वर्ट कर रही हूँ वो, और जिसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं एक्स को कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं एक्स को इंट लिखूंगी और +1 कर दूंगी। तो मतलब डबल से मैंने इंट में किया, मतलब 1.2 को इंट में कन्वर्ट किया। अब उसमें पॉइंट तो स्टोर नहीं सकता, तो ये 1.0 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2। तो अगर मुझे बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मैं खुद से उसका डेटा टाइप चेंज करूंगी। अगर मुझे छोटे से बड़े में करना है तो वो अपने आप हो जाएगा, मुझे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इसी हिसाब से आप कर पाओगे। ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा मत समझना कि मुझे बहुत सारा याद करना है। मैं बताती हूँ, इनको हटा देती हूँ। शॉर्ट इंट को हटा दो, अनसाइंड इंट को हटा दो, इसको हटा दो, लॉन्ग डबल की कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको ये याद करना है। ठीक है, बूलियन सबसे छोटा, बूलियन से कैरेक्टर, कैरेक्टर से इंटीजर, इंटीजर से लॉन्ग, लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग से फ्लोट और फिर डबल। फ्लोट और डबल का साइज भले ही लॉन्ग लॉन्ग से कम होता है, लेकिन तब भी उनको आगे इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें पॉइंट वैल्यू स्टोर हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे आपकी एक्यूरेसी लूज नहीं होती है। ठीक है, ये होती है आपकी एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। आज का हमारा इतने ही टॉपिक्स थे। किसी को अगर सारे टॉपिक्स में से किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ पूछो, पूछो कृष्णा। थैंक यू। मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप, इम्प्लिसिट टाइप में देखो, तुमको कन्वर्ट करना है डेटा टाइप्स। ठीक है, और मान लो तुमको लग रहा है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कैरेक्टर की 97 थी पर 1 कैसे हो गई? 1 नहीं हुई, देखो अस्थाई वैल्यू, उसको अस्थाई वैल्यू कहते हैं। देखो, कैरेक्टर में मैं 10 स्टोर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कैरेक्टर में अल्फाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, लेकिन नंबर्स नहीं होते, है ना। तो एक होती है एस्काई टेबल, इसमें हर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर साइंड होता है अगर आपको कभी कन्वर्ट करना पड़े तो। ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए। जैसे ए की वैल्यू होती है 97, और इसमें सेंसिटिव केसिंग भी होती है, मतलब कैपिटल ए और ए का अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनका साइज अलग अलग होता है। तो अगर आपको कभी कन्वर्ट करना पड़े तो आप पहले उस कैरेक्टर की वैल्यू को कन्वर्ट करते हो। मैंने y इक्वल्स टू a किया है, a की वैल्यू 10 नहीं है, दैट इज x। ठीक है, y को मैंने a किया है, लेकिन
मैं इधर प्लस नहीं कर सकती ना। आप किसी कैरेक्टर को किसी नंबर से कैसे ऐड कर सकते हो बताओ? नहीं कर सकते। तो आप पहले उसको कन्वर्ट करोगे उसकी एस्काई वैल्यू में, 97 प्लस 10। अब जब यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ी, मुझे नहीं करनी पड़ी, मैंने तो उसको बोला कि आपको मेरे को कंपाइलर को A+10 करके देना है। अब लकीली A का साइज छोटा होता है कंपेयर टू 97, 97 का साइज बड़ा है मेमोरी में, तो वो उसको आराम से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, 1 कहीं नहीं हुई है, 1 कहाँ लिखा है? ये अलग है, मैंने x प्लस वाई नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ 1 को ऐड किया है x में। a और x अलग अलग है, a और x मत देखो। a की वैल्यू y है और x की वैल्यू 10 है, ये अलग है दोनों। ठीक है, मैंने उसको s का ही वैल्यू दी थी। और इम्प्लिसिट में आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके लिए कन्वर्ट कर देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये कोई क्या लिखा है? ऑल द डेटा टाइप्स आर अपग्रेडेड टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल विद लार्जेस्ट डेटा टाइप। ठीक है, इससे जो लार्ज हुआ उस वक्त जो अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि अचानक ही एकदम से इसमें कन्वर्ट कर दिया कि ये लार्जेस्ट है। इधर कौन सा लार्जेस्ट अवेलेबल है? ये वाला, तो भी इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ पूछो। मैम ये जो आप बता रही थी ना, बूल टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू इंट, इंट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट टू डबल, मैम इसमें आप बताना क्या चाह रही थी साइज के अलावा? साइज के अलावा इसकी रेंज होती है, वो वो पूछना है। नहीं मैम, साइज और रेंज तो सेम चीज हो गई कि साइज ज्यादा सेम है तो चीज नहीं रेंज, होती। हाँ वो रेंज भी तो है। ज्यादा होगी, 2 की पावर n समथिंग। हाँ, 2 की पावर n, 2 की पावर 8 इंटू n, n इज द साइज। ठीक है, क्योंकि बूल का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ठीक है, सॉरी कैरेक्टर का ले लेते हैं अभी। कैरेक्टर का होता है 1 बाइट और 8 बाइट में होती है 8 बिट्स। तो जो रेंज होती है वो होती है 2 की पावर 8 n माइनस से 2 की पावर 8 n -1 तक, ये उसकी रेंज होती है। रेंज अलग होती है क्योंकि वो बिट्स में होती है रेंज, 1 बिट के हिसाब से। मैम साइज और रेंज के बारे में बताया था आपने। हाँ, तो ये साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें आप कन्वर्ट करते हो टाइप कास्टिंग, मैम छोटे आपने से कुछ बड़ा। और बताया था, मैंने सुन नहीं पाया था, कुछ कुछ तो बताया था मैंने। मेरे को याद नहीं क्या होता है। किसी और को याद है मैंने क्या और क्या बताया था? ये बताया था कि फ्लोट और डबल सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो उनको हायर प्रायोरिटी दी जाती है इसलिए। ठीक है, और कोई, मैं और क्या बताऊं? हम्म, और कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सेंड करते हैं फिर। लास्ट क्लास में से किसी को कोई डाउट है? सर ने पढ़ाया था जो, ईशान ने। नहीं? ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपकी आई थिंक नेक्स्ट वीक से होगी। टीटीएस है अभी, तो फिर एमडब्ल्यूएफ से होगी। अटेंडेंस अटेंडेंस की लिंक दूं क्या? रुको। यस मैम, दे दीजिए, लगा लेंगे। अटेंडेंस लगा दो। 40 रहेगा बस। मैम एक डाउट था। हाँ, पीछे। मैम अगर मैंने x को कोई सी 8, मतलब मैंने x को 8 वैल्यू दे दी, उसके बाद फिर मैंने x बराबर x बिटवाइस और 3 करके लगाया और फिर x को प्रिंट किया, तो x की वैल्यू 3 क्यों आ रही है? वो तो और हुआ है ना, तो 1 आनी चाहिए। और में डिजिट्स जो होते हैं उनके आपस में और होता है ना? हाँ, तो 8 का जो बाइनरी होगा वो होगा 1 3 बार 0, और 3 का बाइनरी होता है 1 1। तो इस साइड भी जो डिजिट्स का और है और इस साइड भी डिजिट्स का और है, वो तो मतलब दोनों साइड 1 का और, तो 1 आना चाहिए ना x। पानी तो आ रहा है। नहीं, 3 आ रहा है। ये 6 तो है, मैंने अभी किया ना। नहीं मैम, एक्चुअली आई एम रनिंग द कोड ऑफ दिस। अच्छा, मेरे को सी प्लस प्लस में मेरे को आइडिया नहीं है एक्चुअली। मैं तो जावा में करती हूँ। पता नहीं सेम होगा तो। ये कहीं किसी काम नहीं आता है अभी। चैट जीपीटी पे देख लेना, ओके वो ओके बता मैम। देगा, है ना? ओके। मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को है नहीं। इसमें क्वेश्चंस क्या होंगे? इफ एल्स के क्वेश्चंस, अकेले इफ एल्स के तो आई थिंक होंगे नहीं। उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। और ऑपरेटर्स तो हर जगह यूज होते ही हैं, पर आपको वैसी आदत हो जाएगी। रेफरेंस भी हर जगह यूज होता है। बस आप क्या कर सकते हो कि बाइनरी के अब ये कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह निकालने के, प्लस माइनस करने के, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बस। तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इससे कुछ। आगे जो पढ़ाएंगे, जैसे मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो उसके क्वेश्चन होंगे अच्छे। डीएसए के डीएसए के तो कराएंगे ना, तब क्वेश्चन कर देंगे। मैम सी प्लस प्लस कब तक चलेगा? सी प्लस प्लस आपका आई थिंक 3 वीक्स या 4 वीक्स मैक्स। ओके। फॉर्म तो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? बाय बाय। शीट शेयर कर देना। कौन सी शीट? इसकी कोई शीट नहीं है अभी। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।